हाय एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12th का लेक्चर नंबर 3, आप सबका स्वागत है इसमें। और आज लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th का, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं कूलम्ब्स लॉ को। इसमें पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ यानी कि कूलम्ब का नियम। कूलम्ब का नियम बहुत इम्पॉर्टेंट है। कूलम्ब का नियम ये आज हर एक एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम हो या इसके एप्लीकेशन हो, जहाँ पे अप्लाई होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके बिना आप क्लास 12th में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कूलम्ब्स लॉ। और यदि पहले चैप्टर में इसके पहले आप पढ़े हैं, जो भी यदि नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसको पढ़ के आइएगा, फिर इस पर आएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। वैसे भी कूलम्ब्स लॉ उन सब एप्लीकेशन से बिल्कुल अलग है। तो कूलम्ब्स लॉ को स्टार्ट करते हैं। कूलम्ब्स लॉ का नियम क्या है कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल। सिंपल सी बात है कि दुनिया की कोई भी दो आवेश रहे ना, तो उस पर एक बल कार्यरत होता है। आप जानते हो कि यदि आप चुंबक का एक प्लस और एक माइनस लेके जाओ तो उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कार्य करता है। बिल्कुल अट्रैक्शन फोर्स कार्य करता है। उसके अतिरिक्त यदि आप लेकर के जाओ एक प्लस वाला और प्लस वाला लेके जाओ तो उन दोनों में भी अट्रैक्शन फोर्स कार्य करेगा, लेकिन उसको रिपल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। यानी कि दो आवेशों को एक पास लेके जाया जाए तो आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, यानी अर्थात उन दोनों आवेशों के बीच में कोई ना कोई बल कार्य करता है। तो बल कितना होता है इसके बारे में कूलम्ब ने बताया है। तो कूलम्ब ने बताया कि यदि यहाँ पे एक प्लस क्यू आवेश है और यहाँ Q1 है और यहाँ पे एक प्लस क्यू आवेश है जिसका नाम Q2 है, तो इन दोनों आवेशों के बीच में जो बल कार्यरत होगा, मान लेते हैं इनके बीच की दूरी जो है वो r है। इनके बीच की दूरी कितनी है? r है। तो कूलम्ब ने बताया कि इनके बीच की दूरी यदि r है तो दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, अर्थात Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। समझ में आ रहा है बात क्या कह रहे हैं? इनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अर्थात देखा जाए तो F व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/r² और F अनुक्रमानुपाती होगा Q1 गुणे Q2 के। ठीक है, इन दोनों को एक साथ जब ऐड करते हैं तो हमारा वैल्यू कुछ इस प्रकार से एप्लीकेशन में आती है कि F इज अनुक्रमानुपाती Q1 गुणे Q2 बटे क्या आ जाता है? r² आ जाता है। Q1 गुणे Q2 बटे r²। और जब अनुक्रमानुपात का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है जिसे हम कहते हैं Q1 Q2 बटे r²। Q1 Q2 बटे r²। ओके, तो यहाँ पे यदि देखा जाए तो यहाँ पे K क्या है? K एक नियतांक है जिसका मान कितना होता है? 1/4 πr एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है। इसके बारे में हम पूरा एक लेक्चर लेने वाले हैं परमिटिविटी पे, ठीक है। रिजल्टेंट परमिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एप्सिलॉन, इसके बारे में पढ़ेंगे। और 4 आप जानते हो, पाई के बारे में आप पहले से जानते हो, ठीक है ना, वही पाई जो पहले से पढ़ते चले आए हो। तो यहाँ पे F की वैल्यू जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? Q1 Q2 बटे r²। क्या इसे देख करके आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इसके पहले भी इसके बारे में आप जान चुके हो? क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यही सेम टू सेम फार्मूला आपने Gm1 m2 बटे r² के बारे में भी पढ़ा है? यानी दो मास के बीच में लगने वाला बल भी आपने पढ़ा होगा। यानी दो मास को बहुत ही यदि कम दूरी पर ऐसे दो मास को रखा जाता है तो उनके बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स कार्य करता है। लेकिन ध्यान रहे कि मास के बीच में लगने वाला बल यानी कि m1 और m2 के बीच में लगने वाला बल, इन दोनों के सेपरेशन यदि r है, इनके बीच की दूरी जो है r है, तो वहाँ पे भी हमारा अट्रैक्शन फोर्स कार्य करता है। नहीं, दुनिया के किसी भी दो मास के बीच में सदैव एक अट्रैक्शन फोर्स कार्य करता है, एक आकर्षण बल कार्य करता है। उस आकर्षण बल का मान दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखा जाए तो दो आवेशों के बीच में भी बल कार्य करते हैं। उन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यही सेम टू सेम ये भी कहता है कि क्या कहता है कि दोनों मास के बीच के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के
व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही सेम का सेम चीज़ बताया, लेकिन यहाँ पे जैसे ही हम F का अनुक्रमानुपात निकालते हैं तो M1 M2 बटे R स्क्वायर आता है, अनुक्रमानुपात का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है जिसे कहते हैं हम लोग G, और इसे बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियतांक R स्क्वायर। यानी यहाँ पे आता है आपका G M1 M2 बटे R स्क्वायर, गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। ओके, और यहाँ पे हमारा जो आता है वो K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर आता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस भी है। क्या डिफरेंस है भाई? यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा आवेशों के बीच में लगने वाला बल है वो क्या होता है, देखिएगा, प्लस वाला प्लस वाले को क्या करता है, यहाँ पे रिपल करेगा, है ना। रिपल करना मतलब प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा यहाँ पे। ओके, लेकिन यहीं पे माइनस रहे और एक प्लस रहे तो यहाँ पे आकर्षण बल कार्य करेगा। यहाँ पे क्या करेगा, इसको आकर्षण बल कार्यरत होगा। समझ में आ रही है बात? यहाँ पर यदि प्लस प्लस रहेगा प्रतिकर्षण करेगा, लेकिन प्लस और माइनस रहेगा तो आकर्षण बल लगेगा। और वहाँ पे यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे कहता है सदैव आकर्षण बल, यानी कि दो मास के बीच में, चाहे M1 और M2 जो दो मास है, इन दोनों के बीच में सदैव आकर्षण बल कार्य करता है। कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि प्रतिकर्षण बल कार्य करते हैं। आप इसी को आगे 9th में पढ़े होंगे कि 11th में पढ़े होंगे कि जब हम किसी पे जा करके, मतलब पृथ्वी पे यदि हम किसी वस्तु को स्वतंत्र रूप से छोड़ते हैं तो वह नीचे ही गिरता है। कारण इसका, नीचे गिरने का कारण क्या है? सिंपल सी बात है, गुरुत्वाकर्षण। और गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? एक वो बॉडी जो पृथ्वी पे गिर रही है, दूसरा पृथ्वी, दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और हमारी बॉडी और पृथ्वी के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सिंपल सी बात है। यानी यही चीज़ सेम टू सेम एप्लीकेशन हमारा इसमें भी कार्य करता है, यानी कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल भी कार्य करता है। परंतु वहाँ पे क्या होता है कि प्लस और प्लस के बीच में प्रतिकर्षण लगता है, अब प्लस और माइनस के बीच में आकर्षण लगता है, लेकिन दो मास के बीच में सदैव आकर्षण बल लगता है। यानी कि पृथ्वी पर किसी वस्तु को यदि फेंकते हो तो पृथ्वी पर जाके गिरेगा ही गिरेगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी बॉडी के लिए नहीं, वो उसको प्रतिकर्षित करने लगेगा, ऐसा कोई कंडीशन नहीं आने वाला। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे से। ओके, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब आगे हम इस लॉ को, यानी कूलॉम्स लॉ का कंपैरिजन करने वाले हैं हम लोग ग्रेविटेशनल लॉ का। तो चलिए समझते हैं। लिखेंगे कंपैरिजन between Coulomb's law and gravitational law। ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन Coulomb's लॉ एंड ग्रेविटेशनल लॉ। यानी कि यदि हम ग्रेविटेशनल लॉ की बात करें, ग्रेविटेशनल लॉ, और यहाँ पे हम लिखे हैं Coulomb's लॉ। ठीक है, Coulomb's लॉ और ये ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक है ना। तो यदि हम ग्रेविटेशनल लॉ की बात करें तो यहाँ पे हमारी F की जो वैल्यू आती है वह G M1 M2 बटे R स्क्वायर आती है, और यहाँ पे यदि F की बात करें तो K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर आती है। अब दोनों में अंतर यदि देखा जाए तो अब देखिए, पहला अंतर तो यही हो गया, ठीक है। दूसरा अंतर यदि देखा जाए तो इसमें जो कांस्टेंट होता है, मतलब कूलॉम्स लॉ में के मतलब क्या होता है, के यहाँ पे मीडियम पे डिपेंड करता है। के डिपेंड ऑन मीडियम, जो भी माध्यम होगा, यानी कि आवेशों को जिस माध्यम में रखा रहेगा वहाँ पे वो डिपेंड करेंगे ना, माध्यम पे डिपेंड करेगा। परंतु यदि हम बात करें दूसरा इसमें बात करें तो के इज यूनिवर्सल, ये समझ रहा दे रहे हैं बढ़िया से, यूनिवर्सल कांस्टेंट। यानी कि जी की बात करें तो ये हर जगह सेम होता है, किसी भी माध्यम में, मतलब पानी में रख लो या कहीं भी रख लो, मतलब जी कांस्टेंट वो कहीं नहीं बदलने वाला। जी जहाँ पे रहेगा एकदम एक समान रहेगा, वो बदलने वाला नहीं है। लेकिन यदि हम इसकी बात करेंगे तो के हमारा क्या डिपेंड करता है मीडियम पे। ओके ना। अच्छा, तीसरा है ये कहता है कूलॉम्स लॉ, अट्रैक्शन फोर्स तो लगता है भैया, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, इसके साथ साथ रिफ्लेक्शन फोर्स भी रखता है। रिफ्लेक्शन फोर्स मतलब हिंदी अंग्रेजी दोनों पढ़ाएंगे, घबराइए मत। रिफ्लेक्शन फोर्स मतलब प्रतिकर्षण,
प्रतिकर्षण बल लगेगा और यहाँ पे आकर्षण बल भी लगेगा। जानते हो ना, अभी बताए हैं कि प्लस प्लस रहेगा तो प्रतिकर्षण, माइनस में रहेगा प्रतिकर्षण, लेकिन अपोजिट रहेगा तो आकर्षण, यानी प्लस माइनस वाले को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तीसरे वाले में बात करें, या पहला था ना, तीसरे वाले की बात करें तो क्या करेगा, ओनली अट्रैक्शन, ओनली अट्रैक्शन फोर्स, ओनली अट्रैक्शन फोर्स। यहाँ पे क्या लगता है, दो मास के बीच में सदैव आकर्षण बल कार्य करता है, सदैव आकर्षण बल कार्य करता है, ठीक है। तो तीन डिफरेंस मेनली हो गया, नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। हो गया, हो गया। ठीक है, समझ में आया, आगे चलें, मिटा दे इसको। अब हम एक क्वेश्चन देते हैं, उस क्वेश्चन को जरा समझने की कोशिश करिएगा। उस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएं, क्वेश्चन बस लिख करके हम समझा देते हैं, उसके बाद उसे लगाने की कोशिश किया जाएगा हम और आप मिल करके, ठीक है। किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन आ सकता है वो कंडीशन वाइज देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, ठीक है। मान लीजिए कि दो आवेश हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक क्यू आवेश है, यहाँ पे एक क्यू आवेश है, ठीक है, एक क्यू आवेश है। इस क्यू आवेश की बात कर रहे हैं, कह रहा है इस क्यू आवेश से, क्वेश्चन कर रहा है अ चार्ज Q इज डिवाइडेड इन टू पार्ट सच दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पार्ट्स इज मैक्सिमम, फाइंड द चार्ज ऑन ईच पार्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि हम एक Q आवेश को किस किस दो भाग में बांटें, किस पे बीच में लगने वाला फोर्स मैक्सिमम हो, ठीक है। तो आइए देखते हैं, हम मान लेते हैं एक Q है और दूसरा हमारा, एक मान लेते हैं टोटल Q आवेश है, तो एक मान लो इसको कि ये X है, तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका, दूसरा आवेश कितना हो जाएगा, Q माइनस X हो जाएगा। इनके बीच की सेपरेशन मान लेते हैं कि हमारा R है। अब इन दोनों के बीच में लगने वाला कुलमीय फोर्स ज्ञात करें। कुलमीय फोर्स मतलब जो कुलाम्स लॉ में हमने फोर्स पढ़ा है उसको ज्ञात करें। तो हमने पढ़ा है क्या, कुलाम्स लॉ कहता है कि Q1 की वैल्यू कितनी है, x है, गुणे Q2 की वैल्यू क्या है, Q माइनस एक्स है, बटे इनकी बीच की दूरी कितनी है, r स्क्वायर। देखिएगा Q1 के स्थान पे क्या है, x है, Q2 के स्थान पे क्या है, Q माइनस एक्स है। तो इनके बीच के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब यहाँ से देखा जाए तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, KQX माइनस KX स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा आपका r स्क्वायर। एक बात समझ लीजिएगा, इन कंडीशन ऑफ एफ मैक्सिमम, इन कंडीशन ऑफ, इसके बारे में आगे पढ़ा देंगे, कंटिन्यू बने रहिएगा। इन कंडीशन ऑफ एफ मैक्सिमम, एफ जब मैक्सिमम की बात करेगा यानी मैक्सिमम फोर्स की बात करेगा, तो तब हम डी एफ का एक्स के साथ हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वह 0 के बराबर आता है। यानी x के सापेक्ष यदि f का डिफरेंशिएशन करते हो, यदि वो 0 आता है तो उस समय f मैक्सिमम कहलाता है, ठीक है। तो इसके बारे में क्यों होता है इसको हम आगे पढ़ाएंगे, घबराइएगा मत, ठीक है। ये थोड़ी सी ऐसी चीज़ें हैं, 11th की चीज़ें हैं, या इसके बोल सकते हैं अट्रैक्शन फोर्स, मैं इसको बताऊंगा, ये आगे आएगा, आगे लेक्चर में आएगा, जैसे कुछ बीच में आ जाता है ना तो उस प्रकार से मैं इसको बताऊंगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, f के स्थान पे इसको रखते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, KQX माइनस KX स्क्वायर अपान उसके बाद क्या, R स्क्वायर को हम क्या करना है, D/dx करना है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा इक्वल टू 0। अब देखा जाए Q हमारा कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा नहीं, x के सापेक्ष x का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, एक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, KQ/R स्क्वायर बचेगा माइनस। अब इसके साथ इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, k हमारा खत्म हो जाएगा, ये KX स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे क्या हो जाएगा, 2KX/x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। बात समझिएगा डिफरेंशिएशन वाली, यदि इसे नहीं समझे हो तो डिफरेंशिएशन के जाके बढ़ के मतलब फिजिकल मैथ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन करना और मतलब समाकलन करना, अवकलन करना, दोनों पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ से इस वैल्यू को यदि हम उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, KQ/R स्क्वायर इज इक्वल टू 2KX/R स्क्वायर। तो R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, K से K कैंसिल, तो Q बराबर क्या बचेगा, 2x,
तो यहाँ से यदि हम देखें तो यहाँ पे लिखेंगे तो आगे देखा जाए तो q बराबर क्या है बेटा 2x है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालने तो कितना आ जाएगा q/2, यानी x के स्थान पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे क्या q/2 और यहाँ पे कितना रखेंगे देखो x में से q/2 घटाएं, q में से q/2 घटाएंगे तो क्या बचेगा q/2 मतलब आधा आधा उनको बिल्कुल कर दिया जाए तो F मैक्सिमम लगेगा। यानी किसी आवेश को दो बराबर भागों में बांटा जाए, उस कंडीशन में उसके बीच में लगने वाला बल ज़्यादा होगा। मतलब आपको ऐसे कहा जाए कि 10 कूलाम आवेश है, 10 कूलाम आवेश को कितना कितना अलग अलग किया जाए तो उनके बीच में सबसे ज़्यादा बल लगेगा। तो हम कहेंगे सिंपल 5-5 कूलाम कर दीजिए, ठीक है। तो यानी एक कंडीशन बहुविकल्पी में पूछ सकता है कि मान लेते हैं 10 कूलाम आवेश है, इन्हें किन दो भागों में बांटा जाए तो इनके बीच में लगने वाला बल मैक्सिमम होगा। तो आप सिंपल सी बात बोलिएगा कि उसको बराबर भागों में बांटा जाए, ठीक है, दो बराबर भागों में बांटा जाए, यानी कि 5 कूलाम में बांट दिया जाए तो बल क्या लगेगा मैक्सिमम लगने वाली है। क्लियर हुई बात? आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए इसे। ओके, नोट हो गया? चलिए मिटा देते हैं। एक बहुत सुंदर सा सवाल, इस टाइप के सवाल आपको बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जो अभी बताने जा रहा हूँ वो इस टाइप के ही सवाल पूछे जाते हैं मैक्सिमम। ये तो कंडीशन था, जो सवाल पूछे जाते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन उसके बारे में ज़रा समझ लेते हैं। आइए, ये हमारा हो गया इरेज। ओके, आइए समझते हैं। तो थोड़ा सा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टाइप के फिगर्स मैं कुछ दिखाता हूँ, उससे समझिएगा। बहुत सुंदर क्वेश्चन है और ये आप बोर्ड एग्जाम में भी देखोगे तो कई बार पूछा है। ओके, देखिए, पढ़ने वालों को ही मंजिल मिलती है, ना पढ़ने वाले बस बहाने खोजते हैं यार, ठीक है ना। पढ़ने वाले कहीं भी पढ़ लेंगे, यूट्यूब पे लेकर के पढ़ रहे हैं ना। बहुत सारे बच्चे यूट्यूब खोल करके भोजपुरी गाने सुन रहे हैं, बहुत सारे बच्चे दीपक सर की क्लास देख करके फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो अपना इंटरेस्ट है ना, ठीक है ना। तो चलिए आइए देखते हैं। तो एक कंडीशन है कि +q आवेश है, यहाँ पे रख दिया, फिर से -q आवेश को यहाँ पे रख दिया, फिर +q आवेश को हमने यहाँ पे रख दिया। इनके बीच की दूरियाँ जो हैं वह केवल क्या है a है, ये भी a है, ये भी a है और ये भी a, ठीक है। देखिएगा ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये भी +q, ये भी +q, ये हमारा -q। चलो ले लेते हैं इसको भी +q ले लेते हैं, इसको भी क्या लीजिए +q, तीनों ++q है, ठीक है। तो कह रहा है कि बताइए ये पॉइंट A है, मान लेते हैं, ये पॉइंट B और ये पॉइंट C है। अब ऐसा क्वेश्चन कह दे कि बताइए B पॉइंट पर जो Q आवेश रखा गया है उस पर टोटल फोर्स कितना काम कर रहा है और उस फोर्स का डायरेक्शन किधर है, मतलब वो फोर्स किधर काम कर रहा है, उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो देखिएगा इस टाइप के सवाल में हम सिंपली करते क्या है, इसको B को थोड़ा सा किनारे रख ले रहे हैं, B को किनारे रख लें। इस पॉइंट पे हमारा बल कार्य कर रहा है, ज़रा देखिएगा इस पॉइंट पे बल कार्य कर रहा है। देखिएगा इस प्लस वाले Q से प्लस वाले Q पे किस प्रकार से बल लगेगा, धक्का लगेगा ना। तो प्लस वाला प्लस वाले को प्रतिकर्षित करेगा, तो इसके कारण A बिंदु पर जो आवेश है उसके कारण इस बिंदु B पर जो आवेश है उस पर बल लगेगा, जिसका नाम देंगे F एट पॉइंट B ड्यू टू A। ऐसे लिखते हैं, देखो फोर्स ऑन B पॉइंट ड्यू टू A पॉइंट, यानी कि A पॉइंट पर रखे गए आवेश के कारण B पॉइंट पर रखे गए आवेश पर लगने वाला बल, यानी कि फोर्स ऑन B पॉइंट ड्यू टू A पॉइंट। अच्छा, इसके कारण देखा जाए तो इस C पॉइंट पर रखे गए आवेश के कारण B पॉइंट पर रखे गए आवेश पर भी तो बल लगेगा। देखिएगा जरा, इस पे लगेगा तो लिखेंगे फोर्स ऑन B पॉइंट ड्यू टू C पॉइंट, यानी कि FBC और ये क्या होगा FBA होगा। इनके बीच का कोण कितना होगा जरा बताना। ये भी A, ये भी A, ये भी A, तो एक समबाहु त्रिभुज हुआ। ऐसा समबाहु त्रिभुज हुआ तो ये कोण कितना हुआ भैया 60 डिग्री। ये कोण कितना होगा भैया 60 डिग्री होगा। बोलो 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 बोलो। तो इन दोनों के बीच का कोण कितना हो गया 60 डिग्री। अब जरा सा FBC की वैल्यू निकाला जाए तो कितना होगा KQ1 Q2 बटे R², यानी फार्मूला होता है दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल। तो हम लिखेंगे Q1 की वैल्यू क्या है भैया Q है, Q2 की वैल्यू क्या है भैया Q है, तो Q² हो जाएगा बटे R²। दो Q हो रहा है ना, Q1 Q2 यानी कि Q का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा बटे R², ये हमारी पहली वाला। इसकी बात करें तो ये कितना होगा, ये भी कहेंगे KQ1 बटे R², यानी यदि देखा जाए तो ये बल और ये बल आपस में बराबर है, दोनों बराबर हैं। अच्छा, यदि एक ही पॉइंट पर दो फोर्स कार्य करते हैं किसी एंगल पर तो वहाँ पे रिजल्टेंट उनके बीच के निकलता है, यानी उनका रिजल्टेंट ऐसे कुछ बीच से रिजल्टेंट निकलेगा, यानी कि F रिजल्टेंट यहाँ से निकलेगा। F रिजल्टेंट की वैल्यू निकालना आप क्लास 11th में पढ़ चुके हो, यदि नहीं पढ़े हो तो अभी जान लेते हैं। तो लिखेंगे FR इज इक्वल टू अंडर रूट में FBC का स्क्वायर प्लस FBA का स्क्वायर प्लस 2A
F1 F2 बटे F1 F2 cos थीटा, यही होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे FBC मतलब यही वैल्यू, FBA मतलब यही वैल्यू, यानी दो ठो एक ही प्रकार की वैल्यू डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं। तो लिखेंगे दो ठो हमारा क्या हो जाएगा, KQ1 स्क्वायर बटे R स्क्वायर का स्क्वायर, दो ठो यही वैल्यू आएगा ना, तो उसको एक ही साथ लिख लिए। प्लस प्लस 2 होगा, 2 यही वैल्यू यानी कि KQ स्क्वायर बटे R स्क्वायर इंटू KQ स्क्वायर बटे R स्क्वायर। देखो 2F1 F2 गुणे cos थीटा, यानी cos थीटा, थीटा कितना है इनके बीच में, कोण 60 डिग्री है। तो हमने यहाँ पे 60 डिग्री भी लिख लिया। सिंपल है क्वेश्चन, समझ में आ रही है बात, सिंपल है। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमारी वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ से अब सॉल्व करने जाओगे तो आप देखोगे इन दोनों में आपका 2 कॉमन है, अंडर रूट में 2 कॉमन हो जाएगा। चाहे इसको 2 को अंदर ही रहने दो, दोनों में 2 अंदर ही रहने दें, ठीक है। इन दोनों में से हम यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा KQ स्क्वायर बटे R स्क्वायर, KQ स्क्वायर बटे R स्क्वायर, यानी अंडर रूट में KQ स्क्वायर बटे R स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है ना। तो वो भी स्क्वायर रहेगा तो भी बाहर आ जाएगा और ये भी बाहर आ जाएगा, यानी पूरी वैल्यू हो जाएगी KQ स्क्वायर बटे R स्क्वायर बाहर हो जाएगी, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट में यहाँ पे 2 प्लस 2 cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, जो साइन 30 डिग्री की वैल्यू है यानी 1/2 होती है। तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा 2 1 3, यानी हो जाएगा वैल्यू KQ स्क्वायर अंडर रूट में 3 बटे R स्क्वायर। दैट्स ऑल, ये हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत सारे हम लोग करने वाले हैं। अब थोड़ा टाइम अप हो गया है, तो बाकी मिलते हैं हम अगले वीडियो में कल, और तब तक के लिए बाय।